तो हे गाइस यार, कैसे हैं आप सब। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पूरा नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ 8 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम समझेंगे और मैं आपको टिक करा कर दे दूंगा आसानी से। अब उतना कर लेते हो, ठीक है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इतना कर लिया तो इनफ है, क्या इसमें से ही आएगा। तो यकीन मानो, अगर तुम ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो मैं तुम्हें मार्क करा रहा हूँ, इसमें से मैक्सिमम तुम कवर कर लेते हो ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये कर लोगे ना तो तुम्हारे 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम खुद ना इसे छोड़ दो। ठीक है, तो पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे पूरा, जो कि तुम्हारा 10वीं तक है, फॉरेन ट्रेड तक देखेंगे कि क्या क्या है जो इसमें 8 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, वो क्या है, तुम्हारा वेटेज। तुम्हारा वेटेज डिसाइड करेगा कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बाजू में वेटेज लिख के रखा है। तो देखो, चैप्टर 1 2, ठीक है, और बस हाँ, 1 to 7 मार्क्स का है। 3 4, और किधर गया मेरे भाई, हाँ, नंबर 10। और उसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सप्लाई एंड यूटिलिटी एनालिसिस और इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन जाहिर सी बातें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 7 मार्क्स का वेटेज है, तो 8 मार्क्स का सवाल ही नहीं आता। अब यहाँ पे जब 8 मार्क्स का नहीं आ रहा है, तो क्या क्या आ सकता है वो भी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सर्दी हो चुका है, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा आपको आवाज़ आए, तो मैनेज कर लेना। तो बाकी देखते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बताना आपको भूल गया कि यार, चैनल मोनेटाइजेशन के ना थोड़ा सा नज़दीक है, थोड़ा सा। तो यार, कैसे भी करके थोड़ा और सपोर्ट करो। और भाई प्लीज़ सपोर्ट करके मतलब शेयर कर दो यार। शेयर करोगे जितना ज़्यादा ना, उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तो अपने आप मेरा वीडियोज़ है ना वायरल हो जाएंगे। अब इतना मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, तो उतना यार थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा हेल्प कर दो, जैसे आप पहले से करते आए हो। अब देखते हैं यहाँ पे, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। सर 7 मार्क्स का तो इसका वेटेज है, तो इसमें 8 मार्क्स का आएगा ही नहीं, तो क्या मैं इसको छोड़ दूँ? नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना। भले ही 8 मार्क्स का नहीं आने वाला है, पर इसमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको पूछा जाता है। तो यहाँ पे तुमको दो चीज़ करके रखना है, पहला माइक्रो एंड मैक्रो। ऑब्वियस सी बात है, यही दो दिया है, यही दो करना है, कुछ एक्सटर्नल नहीं जाना है। तो सर मैं इसका क्या करूँ? इसके बस कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ लो कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, क्या फंक्शन है। बस इतना पढ़ लोगे ना, तो तुम आराम से ओन ओन में बना के लिख सकते हो और इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, डिस्टिंग्विश इसका कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। अब देखते हैं इसमें तुम्हारा क्या आएगा। तो ये जो है, ये भी 7 मार्क्स का वेटेज है। 7 मार्क्स का ही है ना, हाँ 7 मार्क्स का ही है। तो इसमें क्या आएगा? अब इसमें जो आएगा ना मेरे भाई, इसमें तुमको लॉ पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आ सकता है। तो और ज़्यादा 8 मार्क्स का तो आने वाला है ही नहीं। तो डीए में पूछ लेंगे थोड़ा। और क्या पूछ सकते हैं तुमको? सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लेकिन हालांकि उतना चांसेस इसके रहते नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है ना, उसके कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं, हालांकि पूरा नहीं पूछेंगे, 8 मार्क्स का नहीं आने वाला है, वो आपको पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ से तुम्हारा मेन चैप्टर चालू होता है, जो कि तुम्हारा डिमांड एनालिसिस है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। हालांकि अगर तुम पिछले साल का पेपर देखोगे तो डिमांड एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत कम आए थे, लेकिन ऐसा इस साल आए ज़रूरी तो नहीं ना। तो इस बार हो सकता है ज़्यादा आ जाए, तो इसके लिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि डिमांड एनालिसिस में सबसे पहले आप कुछ करो या ना करो मेरे भाई, डिटर्मिनेंट्स और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड आप कर लो। यकीन मानो बहुत ज़्यादा इजी है, ये दोनों आराम से आपका लर्न हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये दो कर लोगे ना तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना होगा, और कुछ इस चैप्टर में नहीं है। अब आपको डिटर्मिनेंट डिमांड से कितने पॉइंट्स है सर? आप देखो, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता दूँ, मैक्सिमम तो 10 से ज़्यादा लिखना नहीं, कुछ फ़ायदा है नहीं। मिनिमम तुम 8 या 9 लिखा करो, बस उतना काफ़ी रहेगा। एक्सेप्शन पूरा लिखना, तो कैसे लिखना, कैसे वो तो बता दो। तो देखो यहाँ पे तुमको बता दो कि अगर तुम एक्सेप्शंस लिखते हो, कहाँ गया एक्सेप्शन, हाँ यहाँ पे देखो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में कैसे, तुम्हें सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर एक डायग्राम। हाँ, डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। मेरा डायग्राम का थोड़ा मार्क्स कट कर लेगा सुपरवाइजर, ठीक है। तो डायग्राम बना दे रहा, फिर उसके नीचे सब चालू करना लिखना, और बस इतना पूरा हैबिचुअल गुड से लिख देना, तुमको आराम से मार्क्स मिल जाएगा। सर वेरिएशन इन डिमांड जो कि तुम्हारा बाजू में दिया है, और क्या कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस इन डिमांड, क्या वो सब नहीं आएगा? वो तुमको डिस्टिंग्विश में आएगा, ऐसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, पर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम नहीं होता है।
तो उतना आप 2 कर लो, जो कि मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट्स और लॉ ऑफ डिमांड। बस यहाँ पे एक बात याद रखना, भले ही कुछ करो या ना करो, एक्सेप्शंस और लॉ करके जाना हर एक चैप्टर का। जिस जिस चैप्टर में एक्सेप्शन और लॉ दिया है करके जाना, छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें भी पता होगा, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद डायग्राम ये क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बस खाली थोड़ा 2-3 बार पढ़ लो ना। मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। और अगर ये तुम्हारा हो जाता है तो यकीन मानो तुम्हारे 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का ये आ जाता है। ये 8 मार्क्स से तुमसे पूछा जा सकता है, और कई बार तो इसके डिस्टिंग्विश भी पूछ लेते हैं। तो अगर तुम्हारा 8 मार्क्स का ये हो जाएगा ना, तो तुम 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश, सॉरी 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश तो तुम आराम से लिख लोगे। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसमें भले तुम कुछ करो या ना करो, याद रखना जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, वो करके रखना। और टाइप्स है ना इलास्टिसिटी के, मतलब प्राइस, इनकम, ग्रॉस, यही सब खाली पढ़ के रख लेना आप, कुछ और उसको करना नहीं। लेकिन हाँ, प्राइस की इलास्टिसिटी वो अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और डिस्टिंग्विश में तो एक न एक तो कम से कम देंगे ही देंगे। और उसके बाद आता है तुम्हारा चौथा, जो कि है सप्लाई एनालिसिस। सर सप्लाई एनालिसिस में क्या आएगा? सप्लाई एनालिसिस में यहाँ पे बता दो आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई का जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ के रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और हाँ, जिसने ये लॉ बनाया उसका नाम कभी भूलना नहीं, और उसके बुक को कभी भूलना नहीं। क्वेश्चन में जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है नॉर्मली आता है, और अगर आपको थ्योरी में आता है, मीन्स 8 मार्क्स का आता है, तो आपको लिखना ज़रूरी है कि उसने कौन से बुक में इस प्रिंसिपल को बनाया था, क्या था, कब पब्लिश हुआ था। तो क्या है ना, इससे सुपरवाइजर पे ना एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एक अच्छा असर लगता है कि हाँ भाई बंदे को पता है कि बुक का नाम उसने अच्छे से लिखा है। तो थोड़ा मार्क्स को जितना हो सके बचाने की कोशिश करो, गंवाने की कोशिश मत करना। यहाँ पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मेरे भाई मैंने काफ़ी प्रीलियम पेपर देखा, 10 में से मान लो ना, मतलब क्लासेस वालों ने कितनी बार टेस्ट लिया, प्रीलियम्स में कितनी बार टेस्ट हुआ, तो उसमें से जितने भी हुए ना उसमें मैक्सिमम टाइम ना लॉ ऑफ सप्लाई पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर, फिर क्या आता है एग्रीकल्चर गुड्स, ये सब पढ़ के रखना। सर इसमें क्या डायग्राम बनाना जरूरी है जो यहाँ पे दिया? यस यार, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। देखो जहाँ पे एक्सेप्शन लॉ आता है वहाँ पे डायग्राम बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट्स में तुम डायग्राम नहीं बना सकते हो, मतलब वहाँ पे कुछ फ़ायदा भी नहीं बना के सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के नाम लिखने। और अगर हाँ, यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट तुमसे पूछा जाता है कि सप्लाई का डिटर्मिनेंट बना या फिर डिमांड का डिटर्मिनेंट बता, तो भाई तुम्हारी किस्मत आज बहुत चमकी हुई है। सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है डिमांड का, बस। और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट चालू करना, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली यार फिर तुम्हारा तो एकदम नैया पार है। लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, डायग्राम सबके समझ के जाना। इस चैप्टर की यही मुझे प्रॉब्लम लगती है कि यार डायग्राम के बिना आपके मार्क्स ना बिल्कुल अधूरे हैं। तो डायग्राम जो भी आपको बोल रहे हैं कि डायग्राम नहीं करेगा चलेगा, ऐसा नहीं है, डायग्राम ज़रूरी है। और इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके मार्क्स बचेंगे कटने से, दूसरा सुपरवाइजर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बस इतना ही करके रखना। हाँ, यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, कि जो यहाँ पे फॉर्मूलाज है मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का, वो रख के जाना, क्योंकि कई बार ना ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लिया जाता है कि अगर टोटल कॉस्ट का ये फॉर्मूला है तो मार्जिनल कॉस्ट का बता दो। या फिर कई बार होता है ना कि तुमको ऑड मैन आउट नहीं, वो बोलते हैं ना, अरे को रिलेशन, शायद हाँ को रिलेशन में ही होता है, उसमें आपको पूछ लिया जाता है। हाँ, कंप्लीट द कोरिलेशन, एकदम ऐसा ही आपको पूछ लिया जाता है, जो कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा मैंने यही देखा, यही पूछा गया है और ये पूछा गया है। तो ये आप खाली फॉर्मूलाज करके रखना, ठीक है बस। और जैसे कि मैंने बोला 8 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, लॉ तो पढ़ के रखना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट है ना यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जाना, लेकिन उससे पहले ऊपर ऊपर से पढ़ के रखो, कोई इशू नहीं है। और एक तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो कि इसका वेटेज 1 मिनट देख लेने दो मेरे को कितने मार्क्स है, मैं वापस से भूल गया। निकल जा भाई, 7 मार्क्स का वेटेज है। हालांकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 7 मार्क्स का वेटेज लेकर आता है, और यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर भी है। इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ पढ़ना है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। इतना अगर तुम पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का ही आएगा, नॉर्मल इसे पूछ लिया जाता है तुमने 4 मार्क्स के में ही, किसमें आंसर इन द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली या फिर टाइप्स ऑफ मोनोपोली बता दो। तो अगर तुम ओन वर्ड से बना के भी लिखते हो, खाली तुम हेडिंग, गाइस अगर आप हेडिंग भी सही देते हो ना तो भी इसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप खाली इसमें फीचर्स और टाइप्स पढ़ के रखना, और इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता है। अब
ये देखो तुम्हारा आता है यहाँ से मैक्रो चालू होता है, जो कि तुम्हारा स्टार्टिंग का पहला चैप्टर निकलता है इंडेक्स नंबर। भगवान से दुआ करना कि इंडेक्स नंबर में जो आए कैलकुलेशन वाला आ जाए, मतलब ऐसे सम्स आ जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि थियरी से नहीं कई ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। अगर आपको ये समझ में आता है ना, तो इसका सारा खेल सिर्फ फॉर्मूला का है और कैलकुलेशन का है। अगर ये दो आते हैं तो बस मेरे भाई सब क्लियर हो जाता है। जबकि थियरी में ना ऐसा नहीं होता। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन थियरी में वो काट देगा। डेफिनेटली लिख के ले लो, काट देगा, लेकिन इसमें वो काट नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखो करके रखना, जो कि उसके सम्स करके रखना। 4 मार्क्स में आ सकते हैं। 8 मार्क्स के लिए तुमको स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, जो कि नॉर्मली ऑप्शन में आता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आता, लेकिन ऑप्शन में आता है 8 मार्क्स के ऑप्शन में, तो करके रखना। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा चालू होता है नेशनल इनकम, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला, जो हालांकि स्टूडेंट को उम्मीद नहीं रहता कि ये भी आएगा, लेकिन ये आता है। और वो क्या है? ये रहते हैं प्रिक्वेशंस। सर किसके प्रिक्वेशन बोल रहे हो? जो प्रिक्वेशंस है ना, किसके? इनकम मेथड के ले लो, या ठीक है, या फिर आउटपुट मेथड के ले लो। ये जो इसके प्रिक्वेशन दिया है ना, ये पढ़ के रखना। कितना पॉइंट दिया है, जितना पॉइंट दिया है उतना कवर करके रखना। अब तुम्हें लगता होगा कि इसके जो प्रिक्वेशन है ना, सब में अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है। इन सब के प्रिक्वेशन अगर तुम देखोगे, इनकम के और किसके भाई, आउटपुट के, फिर उसके पास एक्सपेंडिचर के, तो उसमें मेजर मेजर जो पॉइंट्स है ना, वो सब कॉमन पॉइंट्स है, तो वो सब तुम कर सकते हो। तो सोचो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है जो तुम्हें लर्न करने हैं, बस उतने का ही एफर्ट है। अब ये गलती मत करना कि इसको पढ़ के मत जाना, कम से कम ऊपर से पढ़ के जाओ, थोड़ा समझो कि ये प्रिक्वेशंस बोल क्या रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि तुम्हें समझे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स उम्मीद नहीं लगाते हैं कैसे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आया हूँ कि पेपर ऐसा बनता है जिसको ईजी लेवल का बच्चा भी क्लियर कर सके और हार्ड लेवल का बच्चा भी क्लियर कर सके। पेपर टफ, इजी, मॉडरेट तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन लाजमी है कि आपको दे दिया जाए। तो ये करके रखना। थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ, अगर टाइम नहीं है तो खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ और कुछ नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रोल करती है, जो कि तुम्हारा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और थियरी डिफिकल्टीज है। हालांकि मैक्सिमम टाइम तुम्हें थियरी का ही पूछा जाता है, तो पहले थियरी कर लेना, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के पास चले जाना, जो कि नेशनल इनकम में इसके क्या इन्वॉल्वमेंट है वही पूछा जाता है तुमसे। तो डिफिकल्टीज क्या क्या आती है, बस ये तुम अगर पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से तो बहुत इजी पड़ता है। खाली हेडिंग का ही सब खेले, इसके अंदर के सारे बॉडी जो है ना वो तुम खुद कवर कर सकते हो। इतना मैं लिख के देता हूँ, खाली पढ़ के रखो ऊपर से। ठीक है। हाँ, अगेन इस चैप्टर का फॉर्मूला मत भूलना। सर कौन सा फॉर्मूला? अरे ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी का, वो भूलना नहीं तो पता चलेगा जीएनपी का जीडीपी में घुसा दिया और जीडीपी का एनएनपी में घुसा दिया, तो ऐसा नहीं चलता है। अब आता है तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 मार्क्स का वेटेज है जहाँ तक मुझे पता है। डिस्टिंग्विश में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करके रखना, इसको भूलना नहीं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो कि 8 मार्क्स का पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, 8 मार्क्स का आ जाता है। ना कोई डायग्राम अटेंड करना है, सिर्फ खाली थ्योरी लिख देना है। खाली हेडिंग्स 8 पॉइंट और उसके नीचे का अपने ओन वर्ड का बना के दो सेंटेंस 2 पॉइंट का लिख दो, आपको मिनिमम 7 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस 2 ही टाइप के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके पढ़ के रखने। हाँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स एक कई बार जो रहता है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन है वो कौन सा टाइप का सोर्स है, या फिर ये बताओ स्पेशल असेसमेंट कौन सा टाइप का आपका टैक्स लगता है, सॉरी रेवेन्यू सोर्सेस है टैक्स जनरेशन का। तो ये आपको करके रखना है, ईजी पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में नॉर्मली पूछ लिया जाता है बस। इसके बाद इसमें कुछ नहीं, टाइप्स ऑफ बजट ये सब ऑप्शन में आता है, आप डाल सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोल रखा है 8 मार्क्स तक कर रखना। अब यहाँ पे तुम्हारा एक अगेन इंपॉर्टेंट आता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो एसपी स्टूडेंट है उनके लिए तो ये हलवा है, क्योंकि एसपी वाले को ऑलरेडी भाई वो पता नहीं 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार वो पढ़ चुके हैं कि क्या होता है मनी मार्केट, क्या होता है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे सर क्या मुझे पढ़ना है? यहाँ पे तुम सबको फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ लो, बाकी तुम्हारा सब क्लियर है। ठीक है। तो अगर तुम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ लेते हो तो सब तुमको आ जाएगा, जो कि नॉर्मली तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि आरबीआई क्या क्या रोल करता है। ठीक है। बस, और यहाँ पे आता है रोल ऑफ मनी मार्केट, ये तुम करके रखना बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो बस इतना कर लोगे ना तो सब अच्छा है। अब आता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें नॉर्मली 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक आएगा। या तो तुमसे पूछ लेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में डेफिनेशन के साथ, मतलब कुछ ऐसा डिफाइन फॉर ट्रेड एंड इट्स टाइप, ऐसा पूछ लेंगे। या फिर
फिर तुमसे पूछ लेंगे कि रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। हालांकि चांसेस है कि आपको 4 मार्क्स के लिए रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड ही पूछ लिया जाए। तो इसमें सर कितने पॉइंट्स है? इसमें तो सर टोटल 60 पॉइंट्स है। क्या 7 करें? नहीं, 7 नहीं करना है। 4 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट लिखो, काफ़ी है, बस इतना इनफ है। तो वो कर रखना, बाकी ईजी आएगा। अब यहाँ पे आपको एक बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि रीसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट या फिर ट्रेंड्स इन इंपोर्ट पूछ लिया जाता है। जी हाँ, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, हालांकि चांसेस कम है। लेकिन मैं बोलूँ ना कि जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हमें रिस्क लेना ही नहीं है। टाइम नहीं है वो बात की बात है। तो अगर टाइम है देन डेफिनेटली करके जाना, अगर नहीं भी टाइम है तो सिर्फ इसको पढ़ के जाओ। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इसके अंदर कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो तुम्हें हार्ड लगे, कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। सिर्फ खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ना। खाली फोकस कहाँ करना है? फोकस इतना करना है कि 2002 से या 1 से लेकर किस ईयर में कितना परसेंट रेट था किस भी प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम का 27% था टोटल इंपोर्ट, कितना 1992 में। तो उतना सब आपको याद रहना चाहिए, यही इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर। और बस इतना कर लेते हो ना तो उसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, बस इतना 8 मार्क्स का प्रिपरेशन करके जाओ। इससे बाहर का नहीं आने वाला है, आप लिख के ले लो। या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें से ही यही सब क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है, इससे बाहर का नहीं पूछा गया है। तो गाइस बस वीडियो के लिए इतना यार। शेयर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, बताना आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय।